दस्तक और आवाज़ तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में ज़ोहरा फ़रख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तूं दवा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तूं दवा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। मौजू फिर वहीं जा पहुंचा था जिससे वो बच नहीं सकता था। एहलियार ने अब समीन का हाथ छोड़ दिया। फाइक साहिब की उकाबी नजरों से जो वाकिफ था, समीन का सर झुका हुआ था। वो डैड, मैं कल रात। एहलियार को समझ में नहीं आ रहा था क्या बहाना करे। कुछ जहन में नहीं आ रहा था, झूठ बोलना जो नहीं आता था। चाचू कल पुप्पो का बर्थडे केक लेने चले गए होंगे, इसलिए पार्टी छोड़ दी होगी। इतनी देर से सब सुनते आकिब ने आखिर अपना बोलना फर्ज समझ लिया ताकि अपने चाचू की मुश्किल आसान कर सके। उफ! एहलियार बेबसी बड़ी बेचारगी से अपनी आंखें बंद करके कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर गर्दन पीछे की तरफ ढलका दी। समीन का दिल उछलकर हलक में आ गया। सबके चेहरे घूमकर इन दोनों की तरफ हो गए और सबकी हैरत भरी नजरें दोनों पर जम गई। चाचू ने पुप्पो को सरप्राइज दिया था। हमने कल रात केक काटा और मम्मा केक बहुत मजे का था। आकिब मुंह खोले बैठी नीलम को बताकर फिर से सबको देखकर बोला, पुप्पो की बर्थडे में हमने फोटोज ली, खूब इंजॉय किया। फिर चाचू पुप्पो के साथ आउटिंग पर भी गए थे। मैंने नींद में सुना था चाचू मुझे नींद आ रही थी, वरना मैं भी चलता आप लोगों के साथ। और बड़े आराम से पूरी मासूमियत से उसके पोल खोल रहा था। एहलियार गर्दन ढलकाए सदमे से उसे देख रहा था। आजकल के बच्चों की नींद भी भरोसा नहीं कर सकते। वो सदमे से पट पट बोलते आकब की गुलफशानियां सुन रहा था। चाचू मुझे भी केक खाना है और पुप्पो की तरह आउटिंग पर भी लेकर चलें। आदिल को सब सुनकर इतना जोश आ गया कि वो अपनी कुर्सी छोड़ता दौड़ते कदमों से आकर एहलियार की गोद में चढ़ गया। एहलियार आज बड़ा बुरा फंसा था। अब क्या करे? बस इतना किया कि सीधा होकर आदिल को गोद में बिठा लिया। चाचू अभी ले चलें मुझे केक खिलाने। आदिल ने गोद में बैठते ही गले में बाहें डालकर लाड से ऑर्डर दिया। एहलियार ने खिसियानी मुस्कुराहट से सबकी तरफ बारी बारी देखा। उसे ही बुरी तरह से घूरते हुए साकिब और नीलम। बिल्कुल नॉर्मल नजर आती बड़ी माँ, क्योंकि वो आकिब को जब उनके रूम में छोड़ने गया था उनको बता कर गया था, इसलिए वो एकदम नॉर्मल थी। वैसे भी उन्हें सब खबर थी। आंखों ही आंखों में पुप्पो भतीजे ने एक दूसरे को तसल्ली दी। एहलियार ने अब निगार की तरफ देखा। उफ! ऐसी खूनख्वार नजरें। उसने डर कर जल्दी से फाइक साहिब की तरफ देखा। वो बस संजीदगी से उसका चेहरा पार रहे थे, ना गुस्सा ना कुछ और जज्बा। एहलियार ने खुद को देखते हुए फाइक को देखकर जबरदस्ती अपने होंठ मुस्कुराहट में फैलाए। फाइक साहिब गहरी सांस लेकर प्लेट अपनी तरफ खिसकाकर बस इतना बोले, खाना शुरू करें आप लोग। बस इतना ही एहलियार को यकीन नहीं आया कि इतनी जल्दी खलासी होगी। आप निगार खाना खाएं फिर बात करेंगे। निगार के बोलने से पहले ही उन्होंने टोक दिया। आपकी बेटी के लिए उसने इतनी अहम मीटिंग छोड़ दी और आप बस खाने पर लग गए। निगार का बस नहीं चल रहा था समीन का मुंह नोच ले, जो खामोश बैठी अब बस रो देने को थी। निगार का कड़वा लहजा समीन की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो तेजी से उठकर भागना चाहती थी कि एहलियार ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। बैठो समीन, खाना खाओ, मैं हूं ना, तुम बैठो। उसने बेधड़क अंदाज समीन का हाथ पकड़ना यूं बेखौफी से सबके सामने उसकी ये जुर्रत। निगार की आंखें नफरत की आग से जल उठी। समीन जल्दी से बैठ गई, साथ में हाथ भी छुड़ा लिया। वहां पर एकदम से ऐसी खामोशी छा गई जैसे अब वहां कोई नहीं हो। सब सर झुकाकर खाना खाने में मशगूल हो गए। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, मगर सबके जहन में अलग अलग तूफान मचा हुआ था। इस लड़की की ये मजाल मेरे बेटे को अपना बनाए। इस लड़की की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि मेरा बेटा यानी निगार का बेटा उसे अहमियत दे रहा है। निगार अपने कमरे में इधर उधर टहलती गुस्सा और नफरत की आग में जल रही थी। दिलो दिमाग में उठता तूफान आतिशफिशां की तरह फटकर समीन को जलाकर राख कर देना चाहता था। मेरा बेटा तुमसे हमदर्दी तो कर सकता है, मगर मोहब्बत कभी नहीं। समीन बीबी, किसी ख्याल में मत रहना, वो कभी भी अपनी मोहब्बत में बेवफा नहीं हो सकता। निगार
ایک دم سے خیالوں ہی خیالوں میں سمین کے عکس سے نفرت سے کہا تھا۔ فائق صاحب نے واش روم سے باہر نکلتے ہوئے سوچوں میں گھری نگار کو دیکھا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ کیا سوچ رہی تھی وہ اچھے سے سمجھتے تھے۔ دل میں وہ ان کی حالت سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہیں لگی آگ میں کچھ ٹھنڈک پڑی تھی۔ انہیں کل اہلیار کیوں پارٹی چھوڑ کر آیا تھا سب خبر تھی۔ ڈائننگ روم میں انہوں نے جان بوجھ کر یہ موضوع چھیڑ کر نگار کو ایک احساس دلایا تھا کہ اب بازی ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی حالت اب انہیں مزے دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے آ کر بیڈ کے دوسرے طرف بیٹھے، پھر اطمینان سے ٹیک لگا کر انہوں نے سائڈ ٹیبل سے کتاب اٹھا لی۔ روز کچھ دیر مطالعہ کرنا ان کا روز کا کام تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے فائق۔ نگار اب خود پر کنٹرول کر چکی تھی۔ ان سے بولتے ہوئے اب وہ بہت نارمل نظر آ رہی تھی۔ کہو، انہوں نے بنا ان کی طرف دیکھے ہوئے پوچھا۔ نگاہیں کتاب پر جمائی رکھی۔ نگار نے ایک نظر ان کے شاندار چہرے کو دیکھا۔ کیسی قسمت پائی تھی انہوں نے۔ ان کی زندگی میں 2 شاندار مرد آئے، مگر دونوں ہی مرد کے دلوں پر ہمیشہ دوسری عورت کا قبضہ رہا۔ ایک مرد سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتی تھی اور دوسرے مرد نے انہیں خود سے کبھی محبت کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ یہ شادی جس سمجھوتے پر ہوئی تھی وہ ہمیشہ سمجھوتا ہی رہا۔ کچھ کہنا تھا تمہیں؟ فائق نے ذرا آنکھ اٹھا کر ان کا کھویا کھویا انداز دیکھ کر پوچھا تھا۔ نگار نے سر جھٹک کر خود کو اپنی بات کہنے پر آمادہ کیا۔ آپ سمین کی شادی کر دیں اب، میرے خیال سے اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، نگار بہت رسانیت اور تحمل سے ان سے کہہ رہی تھی۔ خیریت؟ کبھی جس کے بارے میں آپ کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ کیسے رہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، جس سے آپ کو ابھی تک کوئی سروکار نہیں تھا، یہاں آج اس کی شادی کا خیال؟ انہوں نے کتاب سے نگاہ اٹھا کر نگار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کافی طنزیہ انداز اختیار کیا تھا۔ خیال آ گیا ہے تو آپ بھی فکر کر لیں۔ آج کل وہ جس ہوا میں اڑ رہی ہے، میرا خیال ہے کہیں وہ کوئی بڑا نقصان نہ اٹھا لے۔ اندر سے شاید بہت جلی ہو، مگر اوپر سے انہوں نے انہی کے انداز میں اسے جواب دیا تھا۔ ہواؤں میں کوئی تبھی اڑتا ہے جب کوئی اسے شے دے۔ آپ اس کی پرواہ کرنے کی بجائے دوسری ہستی کو سمجھا دیں کہ وہ اس سے دور ہو جائے۔ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر انہوں نے بھی ان کو جتایا تھا۔ میرے ایلی کو ہمدردی کرنے کا بہت شوق ہے، وہ گردن اکڑا کر نخوت سے بولی۔ ہمدردی جتانے کے لیے اور بھی لوگ ہیں، وہاں شوق پورا کیا جا سکتا ہے۔ وہ سرد سپاٹ انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب گھر میں ہی کوئی درد کا مارا مل جائے تو کسی اور کی طرف کیا جائے کوئی؟ اس بار فائق نے اپنے لب بھینچے۔ کچھ دیر خاموشی سے وہ نگار کے مغرور انداز کو دیکھتے رہے تھے، پھر بہت تحمل سے کہا، سمین کی شادی کا مسئلہ میرا ہے، تمہارا سر درد نہیں، فضول میں پریشان مت ہو۔ سنجیدگی سے کہہ کر انہوں نے پھر سے ہاتھوں میں پکڑی کتاب کا صفحہ پلٹا اور پڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن میں چاہتی ہوں آپ سمین کی شادی کر دیں، آپ کہیں تو میں کوشش کروں اس کے لیے، میرے بہت سے جاننے والے ہیں اچھے گھر آنے کے۔ نگار نے بھی اپنا رویہ درست کرتے ہوئے انہیں رام کرنا چاہا۔ تم ایسا کرو، اہلیار کی شادی کر دو، پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا جس کے ڈر سے تم سمین کی شادی میں اتنا انٹرسٹڈ دکھا رہی ہو۔ انہوں نے کتاب بند کر کے ایک دم سے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس بار نگار کی پیشانی پر بال پڑ گئے تھے، مگر کہا کچھ نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نگار میڈم، اہلیار کو سمجھا دو وہ اس سے دور رہے، خواہ خواہ کی کوئی غلط فہمی نہ پال لے۔ وہ فائق کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری سی تھی۔ غلط فہمی تو لگتا ہے آپ کی بیٹی پالنے لگ گئی ہے۔ کہاں وہ اہلیار کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، کہاں اب ایسے محبت کے مظاہرے کے ہاتھ بھی پکڑنے پر اعتراض نہیں۔ نگار کا بھی انداز ان کے جیسے ہو گیا تھا، اور مجھے لگتا ہے اس مظاہرے سے تم خوفزدہ ہو گئی ہو، شاید کچھ اور یاد آنے لگا ہے، پھر سے ڈر لگ رہا ہوگا۔ فائق نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ مجھے اہلیار پر یقین ہے، وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ ان کے اعتبار پر وہ بس مسکرا دیے۔ تو پھر تم کس چیز کا ڈر ہے؟ تمہیں اطمینان سے رہو، اس کا یقین مجھے بھی ہے کہ ان کے بیچ دوستی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ فائق نے سکون سے کہہ کر دوبارہ کتاب کھول لی اور پھر سے نگار کی طرف دیکھ کر کہا، اور ایک بات، تم سمین کی شادی کے بارے میں فضول کا درد سر نہ پالو، اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اہلیار یہ جانتا ہے، سمین امانت ہے۔ ان کے انکشاف سے نگار نے بہت چونک کر ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اب سکون سے کتاب میں غرق ہو چکے تھے۔ نگار کے سر سے جیسے کوئی بوجھ سرک گیا ہو۔
हो। उन्होंने सुकून का सांस लेकर अपने कटे बालों को झटका था। समीन का निकाह हो चुका है, ये बात उनके लिए बेहद सुकून बख्श थी। अब उनकी बला से किसी से भी हो और वो मुत्तमिन हो चुकी थी। फाइक ने जरा सी नजर उठाकर उनके पुरसुकून चेहरे को देखा। दोबारा किताब की तरफ देखते हुए उनके होंठों पर तलख से मुस्कुराहट झलक दिखाकर मासूम हो चुकी थी। ये तुम इतना मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? क्या सोचकर परेशान हुआ जा रहा है? जैसे ही एलियार बोलता हुआ आकर उसके पास बैठा, समीन ने नीलम, साकिब और बच्चों से निगाह हटाकर अपने पास आ बैठे एलियार की तरफ चेहरा मोड़ कर देखा था। हमेशा की तरह हंसता मुस्कुराता चेहरा, हर फिक्र से आजाद, हर किसी से मोहब्बत जताता। क्या वो उससे भी बस यूं ही मोहब्बत जताता है या उसके लिए समीन खास थी? क्या हो गया है? जुबान की मिर्ची की तेजी कहाँ गुम है जनाब? एलियार ने इस बार छेड़ता वो तब कर कोई जवाब दे, मगर समीर ने बस एक गहरी सांस लेकर निगाहों का रुख मोड़ लिया था। दोबारा से इधर देखा जहां पहले देख रही थी। खाने की टेबल पर ये जानने के बाद कि उसका बर्थडे है। साकिब भाई एलियार से खूब लड़ने के बाद उसके बर्थडे की खुशी में सबको आउटिंग पर ले आए थे। बच्चों और नीलम की तो मौज आ गई थी, मगर समीन का दिल बुझ चुका था। सारी खुशी कहीं जा सोई थी। अब भी उदासी से बस बच्चों के साथ नीलम, भाभी और साकिब भाई को फुल इंजॉय करते हुए देख रही थी। आपके लिए वहाँ कुछ नहीं है, हम इधर हैं जनाब, वापस आ जाएं। एलियार ने बड़े हक से समीन की ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ कर दिया। समीन ने बड़ी बेदिली से एलियार का हाथ अपनी ठोड़ी से हटाना चाहा, मगर एलियार ने उसका वही हाथ अपने हाथ में दबोच लिया। मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कब से देख रहा हूँ। जनाब के चेहरे पर भूले भटके भी कोई एक मुस्कुराहट आई हो। समीन की उतरी उतरी शक्ल, ढीला ढाला अंदाज, उसके हाथ को जकड़े जकड़े आबरू उचकाते हुए उससे संजीदगी से पूछा, जैसे तुम्हें मालूम नहीं। समीन इस बार जल कर बोली तो वो हंस दिया। आदत बना ले मैडम, ये सब अब चलता रहेगा, हमें एक आग का दरिया पार करना है। हंसते हुए उसने समीन का हाथ छोड़ दिया और आराम से बेंच से टेक लगाकर बैठ गया। क्या मतलब? गर्दन घुमाकर नासमझी से पूछा। वो पूरी तरह से अब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। मतलब ये है कि ये सब तो सुनना ही पड़ेगा हमको। समीर ने आंखें सुकड़कर एलियार को देखने लगी। ना जाने क्या बकवास कर रहा था। कभी कोई बात तो सीधे साधे अंदाज में कर लिया करो। उसके चिढ़कर कहने पर एलियार ने एक जोरदार कहका लगाया था। समीन गुस्से से उठने लगी थी कि एलियार ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर फिर से बैठा दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सब डांट वांट तो हमें पड़ती रहेगी, क्योंकि हम दोनों मानने वाले नहीं। एक दूसरे की खुशियां का सेलिब्रेशन करने के लिए ऐसे ही चुपके चुपके सबको बताए बगैर सेलिब्रेट करते रहेंगे। एलियार उसका हाथ थामे हुए मुस्कुराते हुए बोल रहा था। वो बस मुंह बनाए उसके इकवाले जरीन सुन रही थी। तो जब ऐसा काम करेंगे तो हर बार मम्मी की नजरों का तीर या जुबान से गर्म झड़ते फूल और डैड की ठंडी ठंडी डांट का मजा तो चखना ही पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, आदत बना लो, एक कान से सुनना, दूसरे कान से उड़ा देना, बस इतना। एलियार अपने नायाब मशवरे से नवाजता उसका हाथ छोड़कर फिर से आराम से टेक लगाकर पैर पर पैर रख कर बैठ गया। तुम्हें आदत होगी ठंडी गरम डांट की, तुम्हारे जैसी ढीठ नहीं बन सकती मैं। अपने नायाब मशवरे अपने पास रखो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से उड़ा दो। वो होंठ टेढ़ा करके उसकी नकल उतार कर फिर दूसरी तरफ घूम कर नीलम को ढूंढने लगी। वो लोग अब नजर नहीं आ रहे थे तो और क्या, वालिदैन की डांट फटकार भी इजाज समझकर कबूल कर लेनी चाहिए। पैर पर रखे पैर को हिलाते हुए उसने आराम से पैंट की जेब टटोल कर उसमें से च्युइंगम निकाला था। एक बात तो बताओ तुम। समीन फिर से पूरी तरह से उसकी तरफ घूम गई। अगर काम की हो तो 1000 कहो, मुस्कुराकर कहने के साथ साथ हाथ में पकड़ा च्युइंगम हथेली पर रख कर उसकी तरफ भी बढ़ा दिया। मुझे पसंद नहीं। समीर ने उसका हाथ झटक दिया। एलियार ने कांधे उचकाकर रैपर फाड़ कर च्युइंगम मुंह में डाल लिया। ये तुम जो मुझे दर्द दे रहे हो, किस लिए? तुम्हें तो कभी डांट नहीं पड़ती। और डिनर के टाइम क्या था? वो प्यार मोहब्बत वाली फिल्म चल रही थी क्या? एलियार ने तरफ कर उसकी बात काट दी। वो डांट थी। समीर ने नाक चुड़ाई। तो क्या जूते के साथ पड़ती?
वही पढ़ने चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी लड़की है, दिल में कुछ और, ऊपर से मुझसे इतनी दुश्मनी। मैं सब समझता हूँ, तुम मुझसे जलती हो। एहलियार ने उसे शरारत से बोलकर और जलाया। जलती हूँ, क्या कर लोगे? समीर ने गर्दन तान कर कबूल कर लिया, जैसे बड़े फख्र का काम था उससे जलने का। अच्छी बात है, इसी बहाने जल जल कर जरा रंग कम हो जाए तो मेरे बराबर की हो जाओगी। उसके बेसाख्ता बोलने पर समीर खुद पर काबू ना रख सकी। हंसी के साथ साथ गुस्सा भी आया था। वो हंसते हुए उसकी शर्ट कांधे से दबोच कर उस पर मुक्के बरसाने लगी और वो हंसते हुए उसकी मार खा रहा था। बेहुदा कहीं के। समीन हंसते हुए उसे मारना छोड़कर पड़े होकर बैठ गई। लबों पर अब भी मुस्कुराहट थी। मूड ठीक हो गया ना? अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए एहलियार ने झुककर समीन की आंखों में झांका। समीन हाँ में सर हिलाकर हंस दी। एहलियार भी हंस रहा था। ऐसी हंसती मुस्कुराती झगड़ती रहा करो, मुझे तुम्हारा उदास लटका हुआ मुंह बिल्कुल नहीं पसंद। एहलियार ने उसके दोनों हाथ थामकर अपनी तरफ घुमा दिया। समीन बस मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ से अपने हाथ निकाले भी नहीं। एहलियार का पुरहिद्दत लम्स हाथों से होते हुए दिल तक पहुंच रहा था। एली, सब नाराज हुए तुमसे, वो भी मेरी वजह से। समीन उसके हर नक्श को अपने दिल में उतार रही थी। कोई नाराज नहीं हुआ है, डैड भी नहीं, और मम्मी ने जो कहा उसे दिल पर मत लो, उनकी आदत है। मगर मम्मी कभी भी मुझसे नाराज नहीं होती, मैं यूं मना लेता हूँ उनको चुटकियों में। एहलियार ने कहते कहते एक हाथ से चुटकी भी बजाई। समीन बस हल्का सा मुस्कुराई थी। कुछ नहीं होता, मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम खुश रहो और जलती रहो, मेरा भला हो जाएगा। एहलियार ने बहुत प्यार से उसे देखते हुए आखिर में शरारत से कहा। ऐसे बोल रहे हो जैसे सच में जलती हूँ। समीर बच्चों सी मासूमियत से मुंह बनाकर अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाने लगी। सच में नहीं तो फजूल में जरूर। समीर के हाथ को छोड़े बिना वो मुस्कुरा रहा था। उसकी रोशन आंखों की जगमगाहट समीर ने पलकें झुका ली। वैसे इस आकिब के बच्चे ने सारा काम खराब कर दिया, वरना मैं कोई ना कोई बहाना सोच ही लेता। मुंह बनाकर कहते हुए उसने इधर देखा, जहां कुछ देर पहले बच्चे भाई भाभी थे, वहां अब कोई नजर नहीं आ रहा था। वो लोग किसी और तरफ चले गए थे शायद। ये लोग तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे? अब बस खुद न जाने कहाँ की सैर हो रही है। उसके मजाक में कहने पर हंस दी। आकिब ने तो वाकई मरवा दिया था। समीन सब याद करके इस बार फिर हंसी। एहलियार भी साथ में हंसा था। चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, वो लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें? एहलियार बोलते हुए उसका हाथ पकड़कर उठा चुका था। समीन हाँ में सर हिलाकर उसके हमराह हो ली। फिर दोनों आइसक्रीम खाते हुए और वहीं बैठे ना जाने कहां कहां की बातें करते हुए एक दूसरे में गुम रहे थे, जब तक साकिब और नीलम उनके पास नहीं आ गए। आदिल मियां आदत के मुताबिक सो चुके थे, इसलिए इन लोगों ने भी वापसी की राह ली थी। समीन बीबी जी, आपके लिए चाय या कॉफी ला दूं या जूस? वो अकेले लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी कि मुलाजमा उसे पूछने के लिए चली आई। समीर ने बस नाम में सर हिलाया था। निगार बस सामने स्क्रीन पर चलते टीवी सीरियल पर टिकी हुई थी। इस वक्त अपने पोर्शन में बस वही तन्हा बैठी थी। नीलम भाभी को कल ही अपनी कजन्स की शादी में जाना था, इसलिए वो अपने रूम में अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही थी। बच्चे ट्यूशन में और बड़ी माँ किसी के यहाँ मिलाद शरीफ में गई हुई थी। जाते जाते उसे भी चलने की दावत दी थी, मगर वही उसकी पुरानी आदत, उसे ज्यादा लोगों में घबराहट होती थी। अपनी ये आदत उसे खुद बुरी लगती थी, मगर वो खुद से मजबूर थी। बड़ी माँ ने इसरार भी नहीं किया, इतना तो वो उसे जान गई थी। समीर ने घड़ी की तरफ देखा, 3 दिन होने वाले थे। एहलियार की उससे ढंग से कोई बात भी नहीं हो पाई थी। वजह, वो बुरी तरह से बिजी था। सुबह अपने ऑफिस, फिर निगार के साथ उनके ऑफिस। उसे तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। बस नाश्ते पर उसकी शक्ल देखने को मिल जाती। अब सबके सामने वो जरा एहतियात से ही एहलियार से बोलती थी। उस दिन के डिनर के बाद से उसने एहलियार से दूरी बना ली थी। लाख वो उससे दूरी बेचैन हो गई थी। बहरहाल एतमादे नफ्स उसके लिए ज्यादा अहम था। उस दिन आउटिंग से वापसी के बाद उसने निगार की आंखों में अपने लिए ऐसी नफरत और हकारत देखी थी कि वो अंदर ही अंदर उनसे खाइफ हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि निगार ऐसी नजरों का वो फिर सामना करे। क्या नहीं था उनकी आंखों में? ना जाने उन्होंने उसे क्या समझ लिया था जो ऐसी नजरों से उसे देखा था। इसलिए वो खुद एहलियार से बच रही थी। एक तरफ उसका दिल तड़प तड़प कर दहाई देता, दूसरी तरफ वो अपनी खुददारी से हारी हुई थी।
माना कि वो एलियार के सामने अपना दिल हार बैठी थी, मगर अब ऐसी भी इस मोहब्बत में गई गुजरी नहीं हो गई थी कि निगार उसे ऐसी नजरों से देखे जैसे वो कोई। समीन आगे सोच नहीं सकी, बस अपनी सोचों में उलझी वहां लाउंज में बैठी हुई थी। फाइक साहिब अपने कमरे में जाते हुए इधर से गुजर रहे थे कि उनकी निगाह सोफे पर बैठी समीन पर पड़ी थी। वो वहां मौजूद होकर भी वहां मौजूद नजर नहीं आ रही थी। कुछ परेशान, कुछ मुस्तरिब। अपने बर्थडे के बाद वो उन्हें कुछ उलझी उलझी सी उदास सी नजर आई थी। घर वाले सब समझते थे कि वो समीन से बिल्कुल लाताल्लुक है, उन्हें समीन की कोई परवाह नहीं, मगर वो समीन की हर बात, हर जज्बे से बाखबर थे। वो क्या करती है, किससे बोलती है, कैसे रहती है, वो सब जानते थे। आजकल एलियार को निगार ने अपने साथ बिजनेस में उलझाया हुआ था, इसलिए समीन और एलियार को उन्होंने एक साथ देखा ही नहीं था। शायद समीन की उदासी की वजह यही थी। वो सोचते हुए इधर ही चले आए जिधर वो बैठी थी। समीन ने आहट पर सर उठाया। ये उसकी आंखें क्या देख रही थी? समीन मारे डर और घबराहट से खड़ी हो गई। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट नरम कारपेट पर गिर गया। फाइक साहिब उससे कुछ फासले पर खड़े उसकी हर हरकत नोट कर रहे थे। आपको कुछ काम था? लड़खड़ाती जुबान से उसके मुंह से निकला था। मुझे कभी तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, इसका तुम यकीन रखो। इतना सख्त और बर्फीला लहजा। समीन का सर झुक गया। यूं लगा वो खास तौर पर उससे अपनी नफरत जताने आए हैं। आज पहली बार उससे कुछ बोले भी तो किस अंदाज में? उनको शायद लाउंज में कुछ काम था, इसीलिए वो चले आए। और वो पागल, वो दिल ही दिल में खुद पर हंसी थी। सर झुकाकर वो लरजते कदमों से वहां जाने लगी। एक मिनट रुको। वही सर्द मोहरी लिए पुराना अंदाज। समीन रुक गई, मगर सर नहीं उठाया। उठाकर देख भी नहीं सकती थी। उनकी दहकती आंखों का सामना वो कैसे कर सकती थी? ये मुबीन ने तुम्हारे लिए दिया है। मैं कभी तुमसे मुखातिब नहीं होता, मगर मुबीन की ख्वाहिश थी ये मैं तुम्हें अपने हाथ से दूं। बहरहाल अपने दोस्त की बात मैं टाल नहीं सकता था। रूखे अंदाज में कहकर उन्होंने अपने हाथ में थामा शापर उसकी तरफ बढ़ाया। समी ने फौरन सर उठाया था। वो जैसे सब भूल गई बाबा के भेजे का सामान का सुनकर। बाबा ने मेरे लिए भेजा है? मेरे बाबा ने? उन्हें याद था मेरा बर्थडे है। मारे खुशी के वो जैसे नहाल हो गई। ऐसी खुशी हुई कि फाइक साहिब के बढ़ाए गए पैकेट्स को झपट कर थामा था। पैकेट थामते हुए जाने क्यों समीन को लगा एक पल को फाइक साहिब का चेहरा तारीख हुआ है। अपनी खुशी में वो सब नजरअंदाज करती उनके हाथ से पैकेट लेकर सीढ़ियों की तरफ भागी थी। फाइक जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए। उन्होंने अपने खाली हाथों की तरफ देखा। क्या था उनके हाथ में? वो तो बरसों से खाली हाथ रह गए थे। उन्होंने सर झटकर सब भुलाना चाहा, मगर सर झटकर सब भूलना आसान होता तो इंसान अपने गम सर झटकर भूलकर खुश रह सकता था। धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम शिकस्ता से थे। वो थके थके से लाउंज से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगे थे कि उनकी निगाह अंदर आते एलियार और निगार पर पड़ी थी। आज देर से आने की बजाय वो लोग जल्दी आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम डैड, आप जल्दी आ गए? एलियार उन्हें सलाम करते हुए पूछ रहा था। निगार भी उन्हीं को देख रही थी। मैं तो रोज ही इसी वक्त आता हूँ, आज तुम जल्दी आ गए हो ना, इसलिए लगा होगा। फाइक साहिब मुस्कुराकर जवाब देकर स्टडी रूम की तरफ भाग गए। रूम में जाने का इरादा उन्होंने छोड़ दिया था। डैड कुछ टेंशन में लग रहे हैं। एलियार को उनकी फिक्र हुई थी। तुम्हारे डैड को सिर्फ टेंशन देने आती है, बस और कुछ नहीं। निगार नखुवा से कहकर सीढ़ियों की तरफ भाग गई। एक तो दोनों मियाँ बीवी का पता ही नहीं चलता कब एक दूसरे पर जुबानी संगबारी शुरू कर दें। वो जल कर सोचता, वो भी उनके पीछे अपने रूम की तरफ बढ़ा। तभी पहली सीढ़ी पर कदम रखकर नीचे आते हुए समीन ठिठक गई। माँ बेटे एक दूसरे के आगे पीछे ऊपर आ रहे थे। जहां निगार के चेहरे पर उसे देखते ही सख्ती छाई, वहीं एलियार के चेहरे की रौनक बहाल हो गई। समीन एक तरफ रेलिंग थाम कर खड़ी हो गई ताकि वो लोग जाएं तो वो नीचे उतर जाए। एलियार के कदम सुस्त हो गए। वो जल्दी से निगार के अपने रूम में जाने का मुंतजिर था ताकि समीन उसके हाथ आ जाए, लेकिन निगार तो सच में उसकी माँ निकली। जाओ
खड़ी क्यों हो? इन दोनों को वो कोई मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए एक तरफ खड़ी होकर समीन से सख्त आवाज में कहा। भले वो समीन के निकाह का सुनकर मुतमिन हो चुकी थी, मगर अब एक लम्हा भी वो एलियार को उस लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। समीन उनके सख्ती से कहने पर घबरा कर धर धर सीढ़ियां उतरने लगी। लाचार एलियार एक तरफ होकर खड़ा बेबसी से समीन के कदम गिन रहा था। समीन उसे नजरअंदाज करती उसके पास से गुजरकर नीचे चली गई। जाते जाते मुड़कर चोरी से ऊपर देखा, निगार अब सीढ़ियां चढ़कर जा रही थी और एलियार सीढ़ियां चढ़ते हुए पलटकर उसे ही देख रहा था। समीन ने बहुत जलकर उसे मुंह चुराया और बड़ी माँ की तरफ भाग गई। एलियार बस सर अफसोस में हिलाकर ऊपर चढ़ने लगा। अच्छी भली हाथ आती समीन फिर से भाग गई थी। डिनर के बाद एलियार सबको लाउंज में छोड़कर बड़ी फुर्सत से वॉक पर निकला था। 3 दिनों से वो समीन से ढंग से कोई बात भी नहीं कर पाया था। आज मौका मिला, मगर मम्मी दीवार बन गई और वो भी शदीद नाराज थी उससे। उसे बुरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। इन 3 दिनों में चंद मिनटों की मुलाकात भी वो न जाने क्यों उससे बच रही थी। एक तो समीन की बच्ची नाराज बहुत होती है, इतनी मुश्किल से अपनी दोस्ती कायम की है, फिर फासले ला रही है। अपने दिल में ही सोचकर उसने आसमान की तरफ देखा था। आते वक्त कितना इशारा किया कि आओ वॉक पर चलो, मगर यूं नजरअंदाज किया जैसे वो किसी और से इशारा कर रहा हो। आज उनके बाबा साहिब ने ढेरों गिफ्ट भेजे थे, इसलिए मोहतरमा बहुत खुश थी। मगर मजाल है जो उसे देखा भी हो। बच्चों के साथ नीलम, साकिब, बड़ी माँ, यहाँ तक कि मुलाजमीन तक में चॉकलेट भी मिलकर बांटी, मगर एलियार को दिखाया भी नहीं। ये बच्चों वाली हरकतें। इस बार वो होले से हंसा था। आहिस्ता आहिस्ता चलता वो लगातार उसी के बारे में सोच रहा था। काफी देर टहलने के बाद ही वो अंदर आया था। लाउंज खाली हो चुका था। सब लगता है अपने अपने रूम में जा चुके थे। एलियार सब सोचता अपने रूम की तरफ बढ़ा था, मगर ऊपर आने के बाद उसने अपने रूम में जाने की बजाय समीन के रूम का दरवाजा नॉक किया था। कई बार नॉक करने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। सचमुच तो नाराज नहीं हो गई, मगर क्यों? अब वो रूम के अंदर तो नहीं जा सकता था। एलियार ने वहीं खड़े खड़े जेब से मोबाइल निकालकर उसे कॉल मिलाई। इधर लगातार बेल जा रही थी, मगर कॉल पिकअप नहीं हुई थी। शायद सो गई है। सो दिल मसवस के अपने कमरे में जाने की बजाय दोबारा से नीचे आ गया। दिल में न जाने क्या समाई, वो पिछले हिस्से में आ गया। जीन्स की दोनों जेबों में हाथ डाले उसके सोचों का महवर समीन ही थी। वो बड़ी बेचैनी सी महसूस कर रहा था। अभी वो पिछले लॉन में एक तरफ से चलते हुए पूल के पास पहुंचा ही था कि उसकी निगाह जिस हस्ती पर पड़ी, उसे देखते ही एलियार के होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों की चमक में इजाफा हो गया। समीन मैडम पूल के पास घुटनों को मोड़कर टोरी घुटने पर टकाए बड़े आराम से सोचों में मगन थी। पूल के नीली रोशनी से जगमग करते पानी में पड़ता चांद का अक्स ज्यादा हसीन था, या समीन के चेहरे पर पड़ते नीले रंग की उस रोशनी का अक्स ज्यादा खूबसूरत था। वो अंदाजा नहीं कर पा रहा था कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है। उसे देखते हुए एलियार को बहुत रश्क आया, जिसकी वो अमानत थी। वैसे ही आहिस्ता कदमों से चलता हुआ वो पूल के करीब आ गया, मगर समीन के अंदाज में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सोचों में गर्क वैसे ही पानी में नजर आते चांद के अक्स को देख रही थी। मेरे बारे में सोच रही हो और नाराज भी हो अपने एली से? उसके करीब पंजों के बल बैठते हुए वो मध्यम सरगोशी में बोला था। तुम्हारे अलावा मेरी सोचों में है कौन एली? तुमसे नाराज रहा ही कहाँ जाता है। समीन अब भी जैसे ख्वाबों के देश में खोई हुई थी। चांद के अक्स को देखते हुए वो एलियार के तस्वुर से ही बोली थी, ए हेलो, मैं यहाँ हूँ हकीकत में। एलियार ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई। तुम? समीन जैसे होश में आ गई। तेजी से खुद को संभाल कर सर पर लिया स्कार्फ से सही किया। एलियार की निगाह फिर से भटकी थी, मगर निगाह को काबू में करना एलियार को अच्छे से आता था। कब आए तुम? अपना रेशमी दुपट्टा अच्छे से शानों पर फैलाकर वो घबरा भी रही थी। मेरे ख्याल से तुमसे कुछ साल पहले आया हूँ। धम से वही टाइल वाले फर्श पर बैठकर वो बड़ी शरारत से उसे देखकर बोला। हाँ हाँ हाँ, व्हाट अ जोक। समीन ने नाक चढ़ाकर उसे घूरा। एलियार जोर से हंस दिया। वो मुंह बनाती पूल के पास से उठकर वहां रखी आरामदेह कुर्सियों के पास आकर बैठ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे रूम तक गया था। एलियार भी आकर उसके सामने वाली एक कुर्सी पर बैठा था। मिल गई फुर्सत तुम्हें मुझे ढूंढने की? ना चाहते हुए भी उसकी जुबान से शिकवा फिसला था। हालांकि खुद भी आजकल उससे दूर रह रही थी।
ओ मेरे सरकार नाराज हैं। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। एलियार एतमेनान से कुर्सी पर टेक लगाकर पैर फैलाकर आरामदेह हालत में हो गया। क्यों मैं नाराज नहीं हो सकती? वो रूठी रूठी से उसे देख रही थी। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हो, मगर तुम कुछ ज्यादा ही नाराज रहती हो। वो अपनी गर्दन मोड़कर उसके हसीन चेहरे को गिरफ्त में लेकर बोला। समीन ने बस मुंह टेढ़ा किया। मुंह मत टेढ़ा कीजिए, इतने दिन से ढंग से खुद बात भी नहीं कर रही और शिकवा मुझसे कॉल का जवाब नहीं, और आज मुंह चढ़ाकर भाग गई। डिनर के वक्त जब बुला रहा था कि वॉक पर चलो, तब भी क्यों नजरअंदाज किया? एलियार ने भी सारे शिकवे अपने एक एक करके सुनाए। मुझे तुम्हारी मम्मी की चुपती नजरें नहीं सहनी। उस रात के बाद से वो तो मुझे कच्चा चबाने के लिए घूरती हैं। अगर तुमसे बात क्या साथ देख भी लें तो यकीन करो वो मुझे शायद निगल ही लें। ऐसी मम्मी है तुम्हारी, बिला वजह मेरे पीछे पड़ी है। वो भी कहाँ तक बर्दाश्त करती। आखिर बोल ही दिया, मगर रवानी से बोलते बोलते जुबान दांतों तले दबा ली। कुछ भी था, वो उसकी मम्मी थी। एलियार बस हल्के से हंसा था। समीन की कही गई एक भी बातों में से उसकी पेशानी पर एक शिकन भी नहीं पड़ी। यार, अब उसके बारे में क्या कहूँ? तुम ही समझो। शायद हर औरत कोई भी सदी में हो उस सौतेले रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाती, या शायद वो डैड की वजह से ऐसा रवैया रखे हुए हैं। वो बहुत नरमी से बोल रहा था। ना ही उसने समीन की बात का बुरा माना, उसने निगार की कोई बुराई की। समीन इस बार खुलकर मुस्कुरा दी। तुमसे मम्मी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं सब समझता हूँ, बट वो मेरी मम्मी है और मुझे बहुत अजीज भी। क्या कह सकता हूँ? तुम ही जरा बर्दाश्त कर लो, मगर प्लीज मुझसे दूर मत रहो। इस बार उठ के बैठते हुए वो बड़ी बेबसी से उसे देखने लगा। मैं समझ सकती हूँ, मुझे तुमसे कोई गिला भी नहीं है। बस वो खैर सॉरी एली, तुम्हारी मम्मी के बारे में ऐसा बोला। एलियार खुलकर मुस्कुरा दिया। वो थी ही ऐसी, आईने से साफ दिल वाली, किसी से भी नफरत नहीं करती। मैंने बुरा नहीं माना, तुम हक पर हो। अच्छा ये सब छोड़ो, अब तो नहीं होना नाराज। अब तो मुझसे पहले जैसी दोस्तों की तरह बातें करोगी ना? नरमी से कहकर उसने बात बदलकर समीन से जल्दी से पूछा। समीन ने झट से ना में सर हिला दिया। इतना बड़ा सर किस बात पर हिलाया? भूमें सुकेड़ कर समीन का मुस्कुराता चेहरा देखा। इस बात पर नहीं हूँ नाराज, वो कहकर हंसी। साथ साथ ये भी कहो, लाख दुनिया खाने निगलने के लिए घूरे, मुझसे दूर नहीं रहोगे। समीन को उसकी बात पर बुरी तरह हंसी आई थी। एलियार भी खुलकर हंसा था। एली, आज बताऊं क्या हुआ? वो सारी नाराजगी भुलाकर उसे शाम का सारा किस्सा सुनाने लगी। एलियार बहुत गौर से वो सब सुन रहा था, और उन्होंने कितनी बुरी तरह से मेरा दिल दुखाया। समीन को फाइक साहिब की बातों का अब भी गम था। चेहरे पर दुख के साए छा गए। इसमें तुम उदास होने की बजाय ये गौर करो कि वो कम से कम आज तुमसे बोले तो पैकेट वो मुलाजिम के हाथ भी भिजवा सकते थे, मगर वो खुद देने आए। इसलिए कहीं ना कहीं वो तुमसे उनसियत रखते हैं, है ना? एलियार इस बार उसे प्यार से समझाया था। समीन बस उसे देखकर रह गई। चेहरे पर अब भी दुख के बादल थे। एलियार अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर वहीं बैठ गया। तुम वहीं बैठो, मैं तुमसे नाराज हूँ। समीन परे खिसक कर मुंह टेढ़ा करके बोली। एलियार ने आंखें सुकेर कर उसे देखा। वो तसल्ली देने आया, और मोहतरमा नाराजगी दिखा रही है। कुछ देर पहले 2.5 मन का सर किस बात पर हिलाया था? वो आबरू ताने उसे मसनूई गुस्से से देखने लगा। वो बस ऐसे ही था। मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश में थी, तो कम से कम तुम ही ढंग से बोलते, मुझसे वजह पूछते, जैसे आज आकर बोल रहे हो। वैसे इतने दिन में एक बार भी नहीं पूछा। काम था तो क्या हुआ? बंदा सामने वाले से पूछ तो सकता है, क्या बात है? समीन की सारी खूबियों में से एक खूबी ये भी थी कि वो जल्दी माफ नहीं करती थी। खास तौर से उसे वो कभी भी नहीं। तर तर बोलती, उसकी सारी खताएं गिनवाते हुए उसकी नाक बू चढ़ी हुई थी। अब अपने गुनाहों को पहले बख्शवाऊं, फिर बात करो। एलियार साहिब, वो दिल ही दिल में सोच कर रहा। उफ, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरे जुर्म इतनी आसानी से बख्श दिए जाएंगे। भूल गया था एक जुर्म की माफी मांगते हुए हाथ पांव ना जुड़वा लिए जाएं, तब तक कहाँ खलासी होने वाली है। लाएं मैडम अपने पैरों पर गिर जाऊं? बोलते बोलते वो उसके पाँव के पास ही झुकने लगा कि समीन घबरा कर उठ गई। इसका क्या भरोसा उसके पाँव ही पकड़ ले। कभी सुधरना मत, पैर पड़ने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। वो कुछ घबरा कर, कुछ गुस्से से वो तप कर बोली। एलियार ने हंसकर उसका हाथ थाम कर उसे फिर से अपने पास बैठा लिया।
अच्छा बाबा सॉरी, क्या करूं, मम्मी ने बुरी तरह से कामों में फंसाया हुआ था मुझे, इसलिए तुमसे बातें नहीं की, तुमसे ढंग से मुलाकात नहीं की, एलियार ने बड़ी नरमी से वजाहत दी थी। समीर ने आहिस्ता से अपने हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिए। माफ नहीं करूंगी, एलियार ने बेचारी वाली शक्ल बनाई। समीर ने नाक चुड़ाकर सर इनकार में हिलाया। कसम ले लो जो तुम्हारे ख्याल में एक बार भी मेरे जहन से दूर रहा हो, जरा सा भी काम दिल नहीं लग रहा था। यार कितना आदी बना दिया है तुमने अपना। वो बोलते बोलते ऐसी बेचारी सी शक्ल बनाकर बोल रहा था कि समीर सब भुलाकर खिलखिलाकर हंस दी। पूरे लॉन में उसकी मुतरन्नम हंसी की आवाज ने माहौल और भी खूबसूरत बना दिया था। मेरी बेबसी पर हंसा जा रहा है, झूठी नाराजगी से उसे देखा। बिल्कुल नहीं, वो हंसी पर काबू पाती उसके पुरकशिश चेहरे को बहुत ही प्यार से देख रही थी। कोई नहीं जान सकता था वो उसे कितनी मोहब्बत करने लगी है, इतनी अगर वो उसे देखे भी ना तो वो सांस भी ना ले पाए। अपनी इतने सालों की जिंदगी में बस एलियार ही वो था जिसे उसने इतनी शिद्दत से मोहब्बत की। वो उसके लिए हयात था, अगर वो उसे ना मिले तो शायद वो मर जाए। समीर की आंखें उसे देखकर नम होने लगी। क्या हुआ, ये आंखें क्यों नम हो गई? समीर को ही देखते एलियार ने फौरन टोक कर बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया। तुम हमेशा मेरे पास रहोगे ना, मुझसे मोहब्बत करते हो ना? वो पूछना चाहती थी मगर पूछ नहीं पाई। उससे जितनी भी मोहब्बत करती हो, कभी वो उससे इजहार मोहब्बत नहीं कर सकती थी। बस आंखों में यही सवाल था। एलियार बस मुस्कुरा दिया, कुछ कहा नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरा हिस्सा कहाँ है? इन चॉकलेट्स में सबको सखावत से बांटी, मुझे तो चिखाया भी नहीं। उसका शरारत से कहना था कि समीर ने खिसिया कर सर पर हाथ मारा। मैं अभी लाती हूँ। वो तेजी से उठने लगी थी कि एलियार ने उसका हाथ में गिरफ्त मजबूत कर दी। पागल, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम बस यहीं बैठो। ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। समीर उसकी बातों के जादू में खोई यकटक उसे देखे जा रही थी। उसका हाथ छोड़कर फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। मैं तो पूछना भूल गई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे एली? समीर का बेवकूफाना सवाल। एलियार ने तासुब से गर्दन इधर उधर हिलाई। तुमसे झाड़ू दिलवाना था। मैं तुम्हें मासी लगती हूँ? वो फौरन बुरा मान गई। जब तुम ऐसा सवाल करोगी तो यही कहूंगा ना। ऑफ कोर्स तुमसे बातें करने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए ढूंढ रहा था। और अब तुम नींद नींद करके भागना मत, चुपचाप यहीं बैठे रहना। वो इत्मीनान से कहकर वहीं लेट गया, सर के नीचे हाथों का तकिया बना लिया। अच्छी जबरदस्ती है, नींद आएगी तो कहूंगी ना। समीर ने आदत के मुताबिक नाक चुराई। एलियार ने सर घुमा कर देखा। ये बताओ कि वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो चुका था। दोनों ऊट पटांग बोलते, हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से लगातार बातें किए जा रहे थे, यहाँ तक कि समीर की पलकें बोझल होने लगी। एलियार ने उसकी नींद से गुलाबी होती आंखें देखी, फिर चारों तरफ नजर घुमाई। हर सू रात का सन्नाटा, नरम चलती हवा, आसमान पर छाया चांद, इतना खूबसूरत माहौल, कैसी किसी को नींद आ सकती है? उसने कुछ सोचकर मुस्कुराकर समीर को देखा। तुम्हें ये जगह कैसी लगती है समीर? समीर ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। ये कौन सा वक्त है इस सवाल का? अच्छी है, बहुत प्यारी। मैं तो बहुत आती हूँ यहाँ, जब भी नींद नहीं आती, बहुत सुकून है यहाँ। समीर ने चारों तरफ देखते हुए अपने घुटनों को मोड़कर थोड़ी उन पर टका दी। कुछ सर्दी सी महसूस हो रही थी। हाँ क्या हुआ, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? वो सादगी से बोली। बड़ी बहादुर हो तुम, मैं तो कभी भी अकेले नहीं आऊं। आज तुम थी तो इतनी देर थी तो मैं यहाँ बैठ गया। एलियार ने तो सिर्फ ही नजरों से उसे देखा। क्यों नहीं आते? डर लगता है? इस बार समीर ने शरारत से उसे छेड़ा। हाँ तो इनसे मिलते हुए डर लगता है। किससे? समीर चौंक गई। वो किसकी बात कर रहा है जिससे वो अभी तक नहीं मिली? अरे तुम्हारे मुलाकात नहीं हुई उनसे? यही तो रहते हैं वो घर में, सबकी मुलाकात होती रहती है, सबकी बड़ी अकीदत है उनसे। समीर नासमझी से उसे देख रही थी। तुमने कभी देखा है रात के वक्त किसी को यहाँ आते? सब यहाँ बस दिन में आते हैं, या कभी कोई मसला पेश आया तो वो पसंद नहीं करते, मगर तुम्हें लगता है बहुत पसंद करते हैं। जब ही कभी कुछ कहा नहीं। एलियार एकदम बड़ी संजीदगी से कहते हुए समीर के उलझे उलझे चेहरे को देख रहा था। अब बोल भी दो, कौन है वो? समीर इस बार झंझला गई। जिन साहिब, और कौन? जिन? समीर का सांस अटक गया। तुम्हें नहीं मालूम? अजब, भाभी ने नहीं बताया? वो वहाँ पेड़ों के उस पार है,
शायद उनका मज़ार है वहाँ। उसने उंगली से उस तरफ इशारा किया जिधर दरख्तों का झुरमुट था। यहाँ सबको उनसे बड़ी अकीदत है, सबकी मुश्किल हल करते हैं, मगर कोई रात को यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। सब तुम्हारी तरह बहादुर नहीं है ना, मगर हैरत है तुमसे नहीं मिले। अब उनके तहज्जुद का वक्त हो रहा है, उठने वाले होंगे। थोड़ी देर बैठो, अभी वो आ जाएंगे, तुम्हें भी मिलवा दूंगा। एलियार बड़ी सादगी से सारी इतलात दे रहा था उसे। समीर ने अपने दिल पर हाथ रख लिया जो दहल उठा था। वो अपनी जगह से उछलकर एलियार के पास आ बैठी। क्या हुआ, यहाँ को क्यों आ गई? एलियार ने ताज्जुब से उसके डरे डरे चेहरे को देखा। एली, चलो हम अंदर चलते हैं, मुझे नहीं मिलना उनसे। समीर ने खौफ के आलम में उसका बाजू थाम लिया। तुम डर रही हो? एलियार ने गौर से उसका चेहरा देखा जहां हवाइयां उड़ी हुई थी। हाँ, बहुत ज्यादा। चलो ना अंदर चलें, अब रात बहुत हो गई है। उसका बाजू थामे वो मिन्नत करते हुए चारों तरफ खौफ से देख रही थी। मैं नहीं मान सकता। एलियार ने उससे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की। खौफ में उसके बहुत करीब हो गई। समीर ने और भी सख्ती से उसका बाजू दबोच लिया। मुझे डर लग रहा है, समझे? समीर ने इस डर में भी उसे डपटा ताकि वो अपने बाजू ना छुड़वा बैठे। तुम इतनी बहादुर हो जो रातों को उठकर यहाँ टहले, जो बिना खौफ के अकेले यहाँ बैठे। वो डरपोक कैसे हो सकती है? मैं नहीं मान सकता। वो बार बार नफी में सर हिला रहा था। अलबत्ता अब अपना बाजू उसके हाथ से जुदा करने की कोशिश तरक कर दी थी। वो तो मालूम ही नहीं था इस घर में जिन भी रहते हैं। मैं तो उनके नाम से भी डरती हूँ। समीर को समझ में नहीं आ रहा था उसे यकीन कैसे दिलाए। एलियार उसे मशकूक अंदाज में देख रहा था। ऐसे मत देखो, मैं वाकई बहुत डरपोक हूँ। बहादुरी बस ऊपर ऊपर से है सब, अंदर से मैं बहुत डरपोक हूँ। देखो ना मेरे हाथ कैसे लर्ज रहे हैं। उफ, उसकी मासूमियत। वो अपने दोनों हाथ उसके चेहरे के सामने फैलाते हुए बोली। आवाज में लर्जिश भी थी। एलियार ने उसके हाथों को देखा, मखमली एहसास दिलाने वाले गुलाबी गुलाबी हाथों की लर्जिश। उसने तसल्ली देने वाले अंदाज में उसके हाथ थाम लिए। डरो मत, हम दोनों उनसे अब मिलकर ही जाएंगे। मुझसे तो बहुत खुश रहते हैं, बड़ी मुरादें पूरी की हैं उन्होंने मेरी। हम आज उनसे अपने लिए कुछ मांग लेंगे, ठीक? एलियार उसका हाथ सहलाते हुए बस उसे देख रहा था जो उसकी बातों से अब बेबस रो देने वाली थी। नहीं नहीं एली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम हो ना मेरे, बस। और कुछ नहीं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतनी आसाइशें तो हैं हमारे पास, और क्या मांगेंगे? चलो अंदर प्लीज। समीन जल्दी जल्दी उसे मनाने के लिए प्यार से समझाती उसके और भी करीब हुई थी, इतनी कि वो चाहता तो उसका चेहरा भर कर छू सकता था। ऑटोमेटिक एलियार जरा सा पीछे की तरफ खिसक गया, साथ ही उसका कांपता लरसता हाथ भी छोड़ दिया। अरे बाबा, बस कुछ देर तक। मैं तुम्हें अपना वाकया सुनाता हूँ। जब मैं उनसे मिला था, वो उसके खौफ की परवाह किए बगैर शुरू हो चुका था। समीन को लग रहा था अब वो बेहोश हो ही जाएगी। चारों तरफ जिन ही जिन दिखाई देने लगे थे।